नमस्कार, हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा। हेल्थ फर्स्ट के आज के एपिसोड में हम पहुंचे हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर भीलों का बेदला में, और आज भी हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट मौजूद है। उनसे आपको रूबरू करवाऊं क्योंकि शरीर के उस अंग के और उस अंग से जुड़े हुए विकारों के बारे में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सांस लेने से लेकर आपके जीव उत्सर्जन से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अंग लंग के बारे में, लेकिन कैसे उसे हेल्दी रखेंगे बताएंगे हमें एक्सपर्ट डॉक्टर आमिर शौकत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर सर के बारे में बताएं तो सर MD DM पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन PMCH में लगातार कुछ वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार लोगों तक लंग किस तरह से हेल्दी रखा जाए उसको लेकर के जागरूकता पहुंचा रहे हैं। सर शुरुआत मैं चाहूंगी कि आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ दें, क्योंकि लंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन तो है शरीर का, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर्ड भी है। लोग सोचते हैं कि एक शरीर का तंत्र है जो चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा विकार शरीर को हिला के रख देता है। तो किस तरह से शुरुआत आपकी भी हुई और उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चंस के साथ हम बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमिर शौकत है। मैं MBBS MD DM पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MD RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से की है और DM चंडीगढ़ से की है। उसके बाद मैंने फेलोशिप इन इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी किया है, दैट इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस MCRD नोएडा से। तो उसके बाद मैंने अपनी सेवाएं PMCH में दे रहा हूँ, और PMCH में यहाँ पर जब मैं आया था तो इन्होंने मुझे कहा कि सर वी नीड एन एक्सपर्ट इन पल्मोनोलॉजी, so that's why I'm here। सर बड़ा डिफिकल्ट टर्म है, आप मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि होता क्या है और किस तरह से डिपार्टमेंट में काम भी होता है। अच्छा, पल्मोनोलॉजी मतलब रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो रेस्पिरेटरी जो भी चीज़ें आपके लंग से रिलेटेड है वो और डिजीजेस को हम पल्मोनरी डिजीजेस बोलते हैं, जैसे कि अस्थमा, TB, COPD, ILD। ये सारी जो कुछ एक कॉमन डिजीजेज है जो हमारी कम्युनिटी में अभी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लंग की। लोग कहते हैं कि एक स्वस्थ लंग होना चाहिए, फेफड़े इंसान के स्वस्थ होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के जरिए हम सांस ले पाते हैं। लेकिन हेल्दी लंग, इसका क्या पैरामीटर होता है सर, ये कैसे रहता है? हेल्दी लंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली जहाँ पर भी आप अपने अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, आप अच्छे से ऑक्सीजन की मात्रा अपने शरीर में मेंटेन कर पा रहे हैं, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में फंस नहीं रही हो। इसका मतलब एक तो यह होता है, और दूसरा आपको कोई भी कफ नहीं होना, कोई भी ब्रेथलेसनेस नहीं होना, और कुछ एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेज दैट यू आर एबल टू डू विदाउट ब्रेथलेसनेस। तो दैट मीन्स हेल्दी लंग। हेल्दी लंग तो ये है, लेकिन अक्सर लोगों के लंग्स हेल्दी नहीं है, क्योंकि जितनी सारी आपने चीज़ें बताई कुछ ना कुछ तो लोगों में रहता है। सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ते समय हाफना, ये सब कुछ बड़ा कॉमन है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है सर लंग में? अगर परेशानी है तो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है? लंग में कई बार क्या होता है कि जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाले सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे पेशेंट ब्रेथलेस फील करता है। अगर वो पेशेंट 14 डेज से ज़्यादा, हम बोलते हैं 2 वीक से ज़्यादा, उसको कफ है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसके अंदर से वीजिंग साउंड आ रही है, जैसे श्वाएं श्वाएं करके हमारे अंदर से सीटी, राइट एग्जैक्टली सीटी जैसी जो आवाज़ आ रही है उसको हम बोलते हैं कि वीजिंग बोलते हैं वैसे हमारी लैंग्वेज में। अगर ये आपको सिम्टम्स है, और कई बार आपने सुना होगा कि किसी को बलगम में खून आ रहा है या अत्यधिक बलगम का बढ़ना भी, ये सब चीज़ें अनहेल्दी लंग की तरफ पॉइंट आउट करती है। और हमारे इंडिया में सबसे कॉमन डिजीज़ इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस है, फिर COPD है, और अस्थमा है, एंड ब्रोंकाइटिस एंड ILD टाइप की कुछ एक डिजीज। और अगर सीवियर हो जाए तो वो कैंसर में भी नहीं, लंग कैंसर इज एक्चुअली अ डिफरेंट एंटाइटी। वो एक अलग डिजीज है, वो ज़्यादातर सिगरेट स्मोकिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होती है। बट आजकल के लोगों, बिकॉज ऑफ द जितना हमारी जो लाइफस्टाइल है, और दैट वी आर नॉट एबल टू कीप अप विद द नॉर्मल रूटीन जो हेल्दी लाइफ है, बिकॉज क्योंकि स्मोकिंग भी एक फैक्टर रहता है, एंड एयर पोल्यूशन यू आर सीइंग कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सर वो तो एक सोने पे सुहागा तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन परेशानी में परेशानी वाली चीज़ है। दैट इज एक्चुअली परेशानी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी एक स्टडी हुई थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर अगर कोई अभी रह रहा है, वो उतनी ही प्रदूषण हवा ले रहा है जितनी कि वो दिन में 20 से 30 सिगरेट पर डे ले रहा है। तो ये एक जो नहीं भी स्मोकिंग कर रहा है, हमारे पास पेशेंट आते थे जब मैं व्हेन आई वाज इन दिल्ली कि सर मैंने तो कभी कोई स्मोकिंग की नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, तो मुझे कैसे लंग कैंसर हो गया? तो हम उनको बताते हैं कि आप ऑलरेडी 15 से 20 या 20 से 30 सिगरेट तो आप ऑलरेडी ले ही रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। पर सर हेल्दी कैसे रहें, क्योंकि ये सब तो चीज़ें ऐसी जो हाथ में नहीं, कंट्रोल में नहीं है, चेंज इनसे किया नहीं जा सकता, आसपास का एनवायरनमेंट वैसे ही रहेगा, लेकिन हेल्दी लंग को कैसे रखा जाए? एक्चुअली हेल्दी लंग के लिए देखो कुछ एक चीज़ तो वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड, जैसे हम अच्छे से एक्सरसाइज करें,
एंड हम मॉर्निंग में अच्छे से एक एक्सरसाइज के लिए एक पार्ट पे हम वॉकिंग कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर, ताकि एक फ्रेश एयर में हम वॉक कर पाएँ और अपने आप को और अपना जो रेजिडेंशियल एरिया है डेट वी कैन शिफ्ट फ्रॉम द, वैसे ये ज़्यादा केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि लोग अपना घर बदलना इतना आसान नहीं होता, बट यस यू कैन ट्राई कि आप पोल्यूटेड एरिया से थोड़ा बाहर मूव करें और इंडस्ट्रियल एरिया के अवॉइड करें। और दूसरा, एयर पोल्यूशन की जो गाइडलाइन होती है वो एक्चुअली मेनली हमारा सिस्टम है, वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट और एफिशिएंसी से उसको और एम्प्लीकेट करे कि जैसे हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर पाएँ। बट जो जैसे एक आपने सुना होगा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के बारे में, तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ क्या होती है कि जैसे कोई जो पर्सन है वो ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है जहाँ से उसको सांस की बीमारी आ जाती है बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ द सिलिकोसिस। वेरी गुड आपको सिलिकोसिस एक पार्ट हो गया, एस्बेस्टोसिस एक पार्ट हो गया, एक कोल वर्कर निमोकोनेसिस, जो कोल की खदान में जो लोग काम करते हैं उनको कोल वर्कर निमोकोनेसिस, बहुत लोगों की जिंदगी खत्म होती है। यस यस यस, सिलिकोसिस एक बहुत डेंजरस बीमारी है। इन सब में से जो अगर हम राजस्थान की अगर हमारे बात करें तो यहाँ पर सिलिकोसिस इज वेरी प्रिवेलेंट डिजीज, या वो बहुत एक पेशेंट और पेशेंट के परिवार के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक डिजीज होती है, बहुत ट्रॉमेटिक है और परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं क्योंकि पैसा कमाना भी उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, ना निकल पाते। लेकिन सर जब हम बात करते हैं लंग से जुड़ी हुई बीमारियों की और खासतौर पर अस्थमा बहुत एक कॉमन बीमारी है जो कि बच्चों को भी आजकल होने लगा है, बच्चे भी पंप लेकर घूम रहे हैं। एलर्जी एक बड़ा कॉज है, मैं खुद उसकी एक पेशेंट हूँ तो मुझसे बेहतर उसको उस परेशानी को और कोई समझ नहीं सकता। एलर्जी के अलावा एक COPD, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते और ये जानलेवा भी है, तो मैं चाहूँगी कि अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए और COPD, व्हाट इज COPD इज ऑल अबाउट, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। डेफिनेटली, एक्चुअली एलर्जी से हम स्टार्ट करते हैं। तो एलर्जी हमने सुना होगा कि बच्चा है उसको इस चीज़ से एलर्जी है, उसको पोलन से एलर्जी हो रही है, डस्ट से हो रही है। एक्चुअली जो एलर्जी है और जो अस्थमा है, तो अस्थमा एक्चुअली हमारे जो लंग्स, हम पल्मोनोलॉजिस्ट हम अस्थमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट इज वन इज एलर्जिक अस्थमा एंड सेकंड इज इओसिनोफिलिक अस्थमा। ये दो नाम है, एक के अंदर एलर्जी का फिनोमिनन ज़्यादा होता है जहाँ पे हमारी बॉडी ओवर सेंसिटाइज हो जाती है, जो हमारे रूटीन में जो एलर्जेंस हमारे जो आते हैं, फॉर एग्जांपल डस्ट हो गया, हाउस डस्ट माइट्स हो गए, फिर जैसे कि जो लोगों के घरों में पेट्स होते हैं उनके हेयर्स हो गए, तो इन सब से क्या होता है कि बच्चे हैं और इवन द एडल्ट भी वो एलर्जिक हो जाते हैं। और एक और फॉर्म ऑफ द डिजीज होती है जो ज़्यादातर 35 साल के आसपास होती है, वो सेकेंडरी अस्थमा होता है, डेट इज अस्थमा टाइप 2, डेट इज इओसिनोफिलिक अस्थमा। वो ज़्यादातर एक इडियोपैथिक फॉर्म का होता है, उसमें एलर्जी का कंपोनेंट कई बार होता है शुरू से या कई बार नहीं होता है। तो ये अस्थमा का एक पार्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द COPD और अस्थमा के अंदर एक कॉमन चीज़ ये होती है कि दोनों के अंदर बोथ आर द ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। अब आप पूछेंगे सर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि सांस की नली जो होती है हमारी वो सिकुड़ जाती है। जैसे हमारी सांस की नली इतनी है तो अस्थमा और COPD वाले पेशेंट की सांस की नली सिकुड़ जाती है और सिकुड़न के साथ साथ उसमें सूजन भी आ जाती है। तो जो अस्थमा वाला पेशेंट और COPD वाला पेशेंट, उनको बेसिकली जो रूट कॉज है वो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होती। जब सांस छोड़ोगे नहीं तो अगली सांस लोगे कैसे? तो देखिए, आपने देखा होगा कि वो एक लॉन्ग एक्सेल करते सांस को, तो ये अस्थमा और COPD की ये प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, लेकिन COPD सर कई मौक़ों पे जानलेवा भी हो जाता है, तो आप ऐसे कौन से लक्षण हैं जो ट्रिगर करते हैं और उस समय आपको डॉक्टर के पास पहुंचना ही चाहिए? क्योंकि अक्सर खांसी जुकाम को लोग घरों में ट्रीट आजकल भी कर लेते हैं, आसपास के मेडिकल स्टोर्स पे चले गए, दवाई लिखवा ली, लेकिन एंटीबायोटिक लेकर के काम हमेशा चलता नहीं है। तो कौन से ऐसे साइंस है, सिम्टम्स है जो कि ट्रिगर पॉइंट है उस समय? एक्चुअली COPD जो हम जैसे मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है इन आवर कंट्रीज स्मोकिंग, और ये गाँवों में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है बिकॉज ऑफ द बीड़ी सिगरेट। जो ये लोग गाँव में जो ये लोग ये बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, हुक्का का सेवन करते हैं, तो ये क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो हमारे अंदर जाके जो स्मोक होता है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है। अब हम कैसे पहचानें ये पेशेंट को? ये पेशेंट को ज़्यादातर प्रोलॉन्ग टाइम से कफ होता है, एक्सपेक्टोरेशन होता है, मतलब बलगम बाहर बहुत ज़्यादा आता है, इनका सांस फूलता है, चलते हैं, सीढ़ी उतरना, सीढ़ी चढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि सर मैं एक सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, मुझे बहुत सांस फूलने लग जाता है। और ज़रूरी नहीं है, इन कंट्री लाइक इंडिया अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, जयपुर हो गया हमारा, तो उसके अंदर COPD बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन भी होती है।
तो ये एक कॉमन कारण है। पर स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। स्मोकिंग बहुत कॉमन रीजन है। एंड आपने अभी सुना होगा कि आजकल ये बच्चे लोग जो यंग एडोलेसेंट होते हैं, दे आर मूविंग टू द ई वैपिंग, ई सिगरेट जो वैप करते हैं। तो एक्चुअली ये भी एक, दे फील दैट इट्स हार्मलेस। नो, इट्स नॉट हार्मलेस। ये भी एक उतना ही कंट्रीब्यूटर है आपकी ये जो डिजीज है इसको। और यही कारण है कि छोटी उम्र में लोगों को अब ये परेशानी होने लग गई है बहुत ज्यादा। छोटी उम्र में अब एक्चुअली इसलिए देखा जा रहा है, एक तो बहुत सारा एडल्ट्रेशन है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग एंड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज। तो ये इसीलिए इसका जो पहले जो ये 40-50 साल के बाद जो बीमारी होती थी, ये अब हमें 25 साल के बाद ही हमें स्टार्ट होने लग गई है। लेकिन सर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर मैं मेरी ही बात करूं या फिर बहुत सारे लोग जो कि एलर्जी से पीड़ित हैं, साल का एक कोई खास महीना होता है और उस समय वो बहुत ज़्यादा उनको आइसोलेट होना पड़ता है। और खासतौर पर जो नौकरी पेशा है वो ये ऑप्शन भी नहीं रख सकते कि आप 2-3 महीने के लिए एकदम अंदर आप घर के बैठ जाओ। तो जो एलर्जी सीजन है, खासतौर पर जिस तरह की एलर्जी रेत के कणों की या पोलन्स की, पेड़ों की, उसमें आप किस तरह से बचना भी चाहिए और क्या कारण भी रहता है? सिर्फ क्या हवा में निकल जाने की वजह से लोगों को इतनी एक्सट्रीम परेशानी हो सकती है? यस यस यस। एक्चुअली क्या होता है, जो अस्थमा होता है वो जो एलर्जिक प्रीडोमिनेंट अस्थमा होते हैं, उनके अंदर जब भी ये कण जो या पोलन हो गया, ये डस्ट हो गया, ये अंदर आएंगे। एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये जीन वर्सेस एनवायरनमेंट की रिएक्शन है। इसके अंदर एज अ डॉक्टर व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल द डिजीज, वी कैन नॉट क्योर द एलर्जी। हम एलर्जी बिकॉज इट्स इन योर जीन, वो आपके जीन के हैं, वी कांट टेक योर जीन। सर वो कभी खत्म नहीं हो सकता। नहीं, वो एक्चुअली व्हाट वी कैन डू, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस डिजीज को उसको एक लेवल के नीचे उसको दबा के रखें ताकि उसके सिम्टम्स बाहर ना आए। बट वही है कि हम उसको कभी भी वी आर नॉट गोइंग टू टेक अवे द एलर्जी। बट आजकल क्या इम्यूनोथेरेपीज आ गई है, उसके अंदर भी वी डोंट टेक अवे द एलर्जी पार्ट। हम उसमें है ना बार बार पेशेंट को एक एलर्जन से एक्सपोज करके उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी को उससे हैबिचुअल करवाते हैं, ताकि वो एक्सपोजर होगा तो पेशेंट उससे जैसे जहर को काटते हैं आप, वही चीज उसके सामने ला के रख देंगे तो उससे रिएक्ट ना हो। बट इसमें भी एक चीज है कि उसमें देखना पड़ता है कि अस्थमा ज्यादा सीवियर ना हो। सीवियर अस्थमा ट्रिगर कर जाता है सर, कोलैप्स होने की सिचुएशन कई लोगों की हो जाती है। और अस्थमा अटैक्स आर वेरी कॉमन एंड खासकर बच्चों को अस्थमा अटैक का बहुत रहता है। तो बेसिकली मैं एक पॉइंट पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम लोग इनहेलर, जो अस्थमा में इनहेलर लेते हैं मैम, तो वो जनरली हम तभी लेते हैं जब हमें सिम्टम्स आते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि 1 मंथ की थेरेपी है या 3 मंथ की थेरेपी है या प्रोलॉन्ग थेरेपी है, तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द योर डॉक्टर व्हाट ही सेज। अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन ऑन एंड ऑफ ना करें। यू हैव टू बी वेरी एडियर एंड वेरी कंप्लायंट टू द ट्रीटमेंट। और भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आमिर हमारे साथ में हैं और लगातार लंग से जुड़े हुए जो मन में आपके सवाल थे, बीमारियों से जुड़े हुए, सावधानियों से जुड़े हुए, तमाम सारी चीज़ों का बारी बारी से जवाब दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर आमिर, लंग कैंसर, ये शब्द जिस चीज़ के साथ जुड़ जाता है, कैंसर वर्ड, वो सुन के लगता है कि अब ज़िंदगी खत्म हो गई है या फिर बहुत सीरियस अब कोई कंडीशन है। लेकिन लंग कैंसर पहले इंडिया में उस रेशो में नहीं बढ़ रहा था जिस रेशो में अब लगातार बढ़ रहा है। तो इसका क्या कारण सर? इतना सीवियर कैसे पहुंच जाता है स्टेज लंग का कि कैंसर में ही फिर वो डेवलप हो गया? मैम एक्चुअली लंग कैंसर कोई रातों रात वाली बीमारी होती नहीं है। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स बेसिकली आपने क्या अपनी लाइफस्टाइल रखी थी पिछले 20 से 25 सालों में। 20 से 25 साल। यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता है कि आपको 6 महीने के अंदर किसी चीज़ के एक्सपोजर से लंग कैंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो मेनली 20 ईयर्स से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोचता है कि 10 साल से कर लेंगे तो हमने 10 साल के पहले ही रोक देंगे। 10 साल और है। अभी और 10 साल है, हम तो सेफ होना चाहिए। नहीं, बिकॉज अब तो पॉल्यूशन ही इतना है कि वो तो एड ऑन है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि आप 15 से 20 सिगरेट तो पर डे आपके हो ही जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। सो एक तो ये पार्ट है। और लंग कैंसर के लिए एक तो दूसरी चीज़ ये है कि मैम आप जहाँ पे भी आप अपना ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने प्रॉपर अपनी हेल्थ और लंग हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, जैसे मास्क लगाना, जैसे वहाँ पर सन ग्लास वेयर्स आते हैं वो आपने अगर नहीं लिए, तो ये सारे ऑक्यूपेशनल जो इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आपने उनको यूज़ नहीं किया होता है, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी एक स्मोकिंग जैसे हमने बात की है, और ये एक जो एक्चुअली फूड एडल्ट्रेशन भी मैम बहुत है। एंड जो अनहेल्दी फूड जो हम लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, इसका भी रोल है। बिकॉज एक्चुअली लंग कैंसर
एक लंग हमारा, लोगों को लगता है कि लोगों का ध्यान ज्यादातर हार्ट और लीवर इन पे ज्यादा रहता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लंग, बट मोस्ट इग्नोर्ड अभी भी एंड एक्चुअली लंग तो आपका हर वो ब्रेथ, अपन बोलते हैं ना, जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ चल रहा है, तो वो लंग ही है, वो जो सारा लंग का एक्चुअली मैम काम ही ये होता है कि हमारी एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर वो हार्ट को दे देता है, और हार्ट का मेन रोल है उसको पंप करना, पूरी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में हर जगह पहुंचाना, बट जो फर्स्ट पार्ट है वो लंग ही करता है, और जब तक लंग और हार्ट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर अच्छा नहीं होगा, तो पेशेंट अफेक्ट होगा मैम। तो ये एक इशू है। और लंग कैंसर से आप कैसे बचा जाए, तो ये हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि हमें स्मोकिंग, डाइट, एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल जो चीज़ें हैं उससे बचना होगा जो, बट लंग कैंसर के लिए हमेशा घातक, लंग कैंसर जैसे ही आ जाता है तो मैंने यहाँ पर लोगों को सुना है कि अरे कैंसर आ गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब लेके चले जाते हैं, तो पेशेंट आते हैं हमारे पास मैम, तो हमको डायग्नोस कर लेते हैं कि लंग कैंसर है। तो एक्चुअली लंग कैंसर की स्टेजेस भी होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज तक होता है मैम। फोर्थ स्टेज बहुत सीवियर फॉर्म का होता है, बट ऐसा नहीं है कि सीवियर फॉर्म वाले पेशेंट ठीक नहीं होते हैं मैम। अगर अप्रोप्रिएट थेरेपी, अप्रोप्रिएट टाइमली डॉक्टर विजिट करे और डॉक्टर को अच्छे से उसके डॉक्टर को सुने तो एंड ट्रीटमेंट लेते रहे तो उसको डिजीज लोअर फॉर्म में आती है, एटलीस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है। जहां 2 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम से कम 6 या 7 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जाती है। लेकिन सर ये तो वो वाली बात हो गई बीमारियों की जो कि मोस्ट स्टॉक्ड है। हम अस्थमा की लगातार बात करते हैं, एलर्जी, लेकिन कुछ रेयर डिजीजेस होती है जो कि लोगों को पता भी नहीं है, और खासतौर पर डॉक्टर्स को भी जब कोई ऐसा पेशेंट सामने आ गया उसके समय पता लगता है। हाल ही में ऐसा कुछ हुआ भी आपके साथ में? आप उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक रेयर डिजीज आपने डायग्नोस किया है रिसेंटली, बताइए। डेफिनेटली, एक्चुअली मैम एक हाल ही में एक पेशेंट आया था, दैट इज उस पेशेंट की हमने डिजीज डायग्नोस की थी। वो डिजीज का नाम पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोलिथेसिस है। आप नाम काफ़ी मुश्किल है, और बाकी एक्चुअली लंग्स वाले डॉक्टर ने, कुछ लोगों ने सुन रखा होता है डिजीज़ के बारे में, बट जो अदर देन लंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। एक्चुअली मैम क्या होता है, इट्स अ जेनेटिक डिजीज़, और इस जेनेटिक डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लंग्स है, दे आर फिल्ड विद, उनके लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, छोटे 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 बैग्स होते हैं जो ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं। उन एल्वियोलाई के अंदर वहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो पूरे कैल्शियम फॉस्फेट के पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, बिकॉज एक जीन म्यूटेशन होता है, उसका नाम है SLC3482 म्यूटेशन। तो एक्चुअली ये मैम, ये पेशेंट मेरे पास आया था, और इस पेशेंट को एक्चुअली इशू ये था कि शी वॉज जस्ट हैविंग ब्रेथलेसनेस, बट जब उसका CT स्कैन करा के देखा तो CT स्कैन में ऐसा लग रहा था कि रेत की तूफान आई हो, मतलब पूरा वाइट। तो सब डॉक्टर ने देखा कि पॉसिबल ही नहीं है इस पेशेंट का CT स्कैन होगा, बिकॉज ऐसा पेशेंट तो हो, आइदर वो वेंटिलेटर पे होगा या वो उसी बचने की उम्मीद होगी, पर चलता फिरता पेशेंट वो आ नहीं सकता। तो यही चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया। देन मैंने उस पेशेंट को इवेल्युएट किया, एंड अल्टीमेटली विद द हेल्प ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द मतलब अदर डिपार्टमेंट से हमने लेकर फिर हमने इसको पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोलिथेसिस का डायग्नोसिस किया मैम इस पेशेंट का। अब ठीक है वो? हाँ, पेशेंट ठीक है, और पेशेंट को बता दिया है हमने सारा, बट अब यही है कि ब्रेथलेसनेस इसका एक्चुअली मैम क्योर नहीं है इस डिजीज का, और ये डिजीज ओनली 1000 केसेस रिपोर्टेड है वर्ल्ड वाइड, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड ओनली 1000 केसेस, मेनली टर्की, जापान, और मुझे शायद जहाँ तक मुझे पता है राजस्थान या सदर्न राजस्थान का तो ये पहला केस है। पहला केस? यस मैम, यस मैम। तो फिर तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज है मैम, वी आर गोइंग टू सून पब्लिश इट। हाँ, पर ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों तक ये पहुँचे भी कि इस तरह की बीमारियां भी हैं। लेकिन सर अक्सर जब बीमारियां हो जाती हैं लोगों को तो फिर लोग डरते हैं, और जिस तरह का आपने कहा कि लंग कैंसर हो गया, तो आज भी जो रूरल एरिया के लोग हैं वो सोचते हैं कि अब तो घर पे ही रुकना ठीक है, उसके बाद में ज़िंदगी खत्म हो गई। लोग डरते हैं पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन सरकार की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके ज़रिए निजी अस्पतालों में, खासतौर पर PMCH की अगर बात करें, तो लोग ट्रीटमेंट पाकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से लोगों को डरना नहीं चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो भी पैसे नहीं लगेंगे, आपके पास में सारे अगर डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बाद तो? यस मैम, एक्चुअली क्या है कि जो ये लंग कैंसर है ये 2 फील्ड में आता है, 2 स्पेशलिटीज़ को हैंडल करती है, वन इज़ पल्मोनोलॉजिस्ट, सेकंड इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हमारे यहाँ पर हम पल्मो ऑन्कोलॉजी की जो टीम है, डॉक्टर मनोज महाजन है मेरे साथ, और हमने इस यहाँ पे पेशेंट जो भी आते हैं लंग कैंसर के अंदर एनरोल होते हैं, तो RGHS हो गया, भामाशाह स्कीम है, हमारे यहाँ पे माँ योजना स्कीम है, जन आधार कार्ड है, जो भी है इनके हिसाब से हम लोग पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट सुविधा देने की कोशिश करते हैं। और मैम काफ़ी तक कभी कभी पेशेंट इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड इट, तो हम हमारे जो
MDs है और जो हमारे से राहुल अग्रवाल सर जो हमारे चेयरमैन है, उनसे हम बात करके उस पेशेंट को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए पूरे कोशिश करते हैं। और बहुत बार बहुत हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रीट किया है मैम, फॉर द कीमोथेरेपी दिया हुआ है। कीमोथेरेपी तक? यस मैम दी हुई है। एक्चुअली यही बात है कि पेशेंट एक बार आके हमें अप्रोच जरूर करे। बात ये होती है कि मैम पेशेंट बताता नहीं है, वो एक्चुअली अब क्यों नहीं बताता है, उसके अंदर भी हिचकिचाहट होती है। वो अपनी कोई भी आए, उसको कोई भी समस्या हो, उसको अगर अफोर्डेबिलिटी इशू है तो डॉक्टर से एटलीस्ट बात करे कि सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या कुछ नहीं। तो डॉक्टर क्या है मैम, हमेशा यही चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो, और ये मैं नहीं और हर डॉक्टर यही चाहता है मैम कि उसका। इसलिए आपको धरती का भगवान कहते हैं डॉक्टर्स के साथ, उम्मीदें भी यही है। बट हमारा सबका यही मोटो होता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो, उसको केयर बेस्ट टू बेस्ट केयर मिले। तो पैसिफिक और हमारा दोनों का मेन एम ही एक ही है कि हमारा पेशेंट ठीक होके सही सलामत घर जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम लगभग अंतिम पड़ाव में इस चर्चा के पहुंच गए, तो एक क्विक रैपिड फायर आप लंग की हेल्थ से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूंगी, आप तैयार हैं? हाँ डेफिनेटली मैम। अच्छा, बेस्ट एक्सरसाइज मैम आई विल से वॉकिंग, ठीक है। वर्स्ट हैबिट? स्मोकिंग। मोस्ट इग्नोर्ड सिम्टम? कफ जो लगातार, क्रॉनिक कफ मैम। क्रॉनिक, यस, मोर देन 2 weeks do not ignore it. Okay. One test everyone should know? Spirometry. अच्छा ठीक है, इसके बारे में पूछूंगी आपसे। Yes. One advice, अगर आपको लगता है कि जैसे आपकी सांस फूल रही है, जैसे आप नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में भी आपकी सांस फूल रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू, आपको लगता है कि 2 से 3 स्टेयर जो फ्लोर है आप चढ़ नहीं पा रहे हैं और आपको सांस फूल रहा है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। और कफ इग्नोर मत कीजिएगा अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है। एंड अवॉइड वो डायरेक्ट जो मेडिकल से वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट मेडिकल से जो ओवर द काउंटर टेबल से ड्रग लेना। एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए कि क्या है, फिर आप आराम से बेशक दवाई दीजिए। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं आज के दौर की, अब तो AI का दौर है, हर चीज़ एक फ़ोन के क्लिक पे लोगों को लगता है कि अवेलेबल है और सब कुछ सही भी है। गूगल हो गया, ChatGPT हो गया, बहुत सारे टूल बॉक्सेस ऐसे हैं जो कि आपकी परेशानियों का 1 मिनट में हल दे देते हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को वो भी बताएं कि हर एक जो परेशानी है वो सिर्फ गूगल या ChatGPT तक सीमित ना रखें, डॉक्टर्स तक पहुँचे। एक्चुअली मैम बात क्या है कि डॉक्टर्स आर द हाईली क्वालिफाइड फिजिशियन जो हम लोग होते हैं, वो एक्चुअली ये ChatGPT और AI के यूज़ में AI हर चीज़ नहीं समझ पाता है हमारी, हम और वी आर नॉट एबल टू हर चीज़ को हम AI को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। और AI हेल्पफुल होता है, बट हेल्पफुल उसी के लिए होता है जिसको पास बैकग्राउंड नॉलेज होती है। अगर मैं AI यूज़ करूँगा तो मुझे पता है कि मुझे उसमें से क्या उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है। अगर कोई जैसे IT का है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, वो AI को यूज़ करेगा, वो अपनी चीज़ का फील्ड समझता है कि बिकॉज ही नोज द बैकग्राउंड। जैसे हम AI से कभी हम पूछते तो हमें पता चल जाता है AI गलत बोल रहा है, यहाँ पर ये गलत बता रहा है, नहीं ये इसमें नहीं होता सिम्टम, ऐसा ये नहीं होता, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो वो अंदाज़ा ही वो आता है एक बहुत बड़े बैकग्राउंड नॉलेज के साथ। आपको ऐसे ही अंदाज़ा नहीं आ जाता किसी चीज़ का। AI और ChatGPT से आप अपना ट्रीटमेंट करा नहीं सकते, बट सलाह ले सकते हैं। आप सलाह ये ले सकते हैं कि हम अपने यहाँ के बेस्ट डॉक्टर टाउन में कौन है, आप रिव्यू देख सकते हो, ये कर सकते हो, बट डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। सर एक मैसेज जो कि दर्शकों को आप देना चाहें? दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल अभी आजकल बिजी लाइफ है, उसमें आप प्लीज़ एक्सरसाइज किए और गुड डाइट फॉलो करें। यही एक की है आपके लिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द लंग, इट इज़ फॉर ऑल ओवर योर बॉडी के लिए। आप बॉडी के हर पार्ट्स को अगर आप अच्छा चाहते हैं, हेल्दी चाहते हैं, तो प्लीज़ डाइट एंड एक्सरसाइज पे फोकस दीजिए और थोड़ी सी लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। सर आपने कहा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा तो थोड़ा सा उससे इलैबोरेट कर दीजिए कि क्या आइडियल लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कितने घंटे की नींद, किस तरह का खाना, रूटीन कैसा? एंड बीइंग अ स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट ऑल्सो, तो मैम आई वुड से कि एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप होनी चाहिए और दिन के अंदर 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का पावर नैप। हाँ, अगर नींद आए कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो, बट हाँ 20 मिनट से ऊपर नहीं सोइए, क्योंकि वो आपकी रात की नींद को इंटरप्ट करता है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि स्लीप 7 आवर्स की होनी चाहिए, वॉकिंग एटलीस्ट 1 आवर अ डे होने चाहिए और वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर होना चाहिए, 15 to 20 मिनट्स वेट ट्रेनिंग। क्योंकि वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, आपका जो ब्रीदिंग कैपेसिटीज़ होती है ये इंप्रूव होती है। और जो भी अस्थमा और COPD के पेशेंट हैं उनको योगा और लोम विलोम की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल है जिससे आप लाइन को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वाकई में बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे जहन में भी थे जो कि आपने बताए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
तो देखिए डॉक्टर आमिर को आप सुन रहे थे, क्योंकि पीएमसीएच के साथ लगातार वो सेवाएं दे रहे हैं और लंग किस तरह से हेल्दी रहे और कितना इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के जरिए आप समझ पाए होंगे। अगली बार फिर से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।